हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोग का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग मैथ में 2 लेक्चर कर चुके हैं, 430/6/1 सेट का, जो कि बेसिक का सेट है और जिसमें ऑलमोस्ट हमने 28 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमारी बारी है 29 से शुरू करने की और मेरे ख्याल से आप लोग इसको रिदम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे। और कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तभी मजा भी है। 1 2 10 लेक्चर करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर कट बात है। जब आप हमारे साथ कम से कम 80 घंटे के लिए जुड़ेंगे तभी आपको जो 95% वाला टारगेट है, उससे प्लस वाला टारगेट है, वो इजिली अचीव होगा। अदरवाइज जब आप चाहें कि 7 लेक्चर, 8 लेक्चर, 9 लेक्चर में कवर हो जाए चीजें, तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। रीजन सिंपल सा है ना भाई, कंसिस्टेंसी और टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो टाइमिंग ये सही है जब हमने शुरुआत करा, कंसिस्टेंसी आपको बनाना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ए बी एंड सी डी आर डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। इफ एंगल बी ओ डी इक्वल टू 30 डिग्री देन फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन देखने से पहले जब आप डायग्राम देखेंगे तभी आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि एरिया तो पक्का पूछ रहा होगा शेडेड रीजन का, लेकिन यहाँ पे एरिया के साथ साथ इन्होंने पेरीमीटर भी पूछा है। क्या क्या पूछा है? एरिया के साथ साथ इन्होंने पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन पूछा है और एरिया पूछा है इन्होंने। ओके जी। अब यदि बात करें भाई, तो ए बी सी डी दोनों क्या है? डायमीटर है। डायमीटर यानी कि क्या कर रहे होंगे? सेंटर से पास कर रहे होंगे। और यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे तो दो क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सेक्टर बन रहे हैं। क्लियर हो रही बात है? यहाँ पे क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है। क्या हो रहा है? ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? सेक्टर बन रहा है। और यहाँ पे भी क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है। और खास बात ये है कि दोनों सेक्टर क्या है? आइडेंटिकल है। यदि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कह रहा है ना एंगल बी ओ डी कितना है? 30 डिग्री। तो यदि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। यानी दोनों सेक्टर क्या है भाई? कंग्रुएंट है। क्या है? कंग्रुएंट है। ओके। यानी कि जो भी चीज निकालना है, जो भी चीज निकालना है, उसके कैलकुलेशन के लिए हमें किसी एक सेक्टर को कैलकुलेट करना है, चाहे हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लें और पेरीमीटर कैलकुलेट कर लें, और बस हमें क्या करना है? डबल कर देना है, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर कट? कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं? बहुत बढ़िया। तो चले भाई, तो पहला काम हमसे यही कह रहा है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन में ये है कि जो रेडियस है सर्कल का वो है भाई 7 सेंटीमीटर। दूसरा, एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन है क्या भाई? तो वो है आपका सेक्टर, वो है आपका सेक्टर। क्लियर? तो अब हम बात करें पहले एरिया की। किसकी? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बेटा? सिंपली आप ये कहेंगे सर, दो शेडेड रीजन है तो हम 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि एरिया एक ही का निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। किस सेक्टर का निकालना है? उसी का निकाल लेते हैं जिसका एंगल दिया है बी ओ डी। बी ओ डी। आपत्ति किसी को नहीं? अब यहां यदि बात करें तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। इसको रख लो तुम पहला इक्वेशन। तो एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी अलग से निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होगा क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है सर, यही तो होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें हम, तो एंगल बीओडी कितना है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री से। तो 30/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या ले लें? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कहानी शुरू होती है 7 से 0, 7 गायब, आ गया 7 से 7 गायब, 0 से 0 गायब, यहाँ से आ गया 12 टाइम्स। इसको और डिवाइड करेंगे 11/6 आ जाएगा। क्लियर है? 2 6 12, 2 11 जा 22। यहाँ यदि हम बात करें तो क्या आ रहा है? 77/6 आ रहा है। आसान है। अब इस डेटा को क्वेश्चन नंबर 2 ले लो आप। अब करना है क्या आपको? बस इक्वेशन 2 को किसमें पुट कर देना है? इसमें, क्योंकि एरिया आपने निकाल लिया है। तो
बाय यूजिंग इक्वेशन 2 in 1। ओके भाई, अब यहाँ पे हम कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी कितना आ रहा है 77/6। आपत्ति है कोई इसमें, यहां से 3 टाइम्स गया 77/3, कोई आपत्ति पाप हो तो बताइए आप लोग। तो मेरे ख्याल से एरिया निकालना आपका सफल रहा। मैं ये देखता हूं कि एरिया तो इन जनरल बच्चे निकाल लेते हैं, एरिया तो इन जनरल बच्चे निकाल लेते हैं, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगा इसका 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो बच्चे निकाल लेते हैं, दिक्कत किसमें होता है पेरीमीटर में। क्या पेरीमीटर में ऐसा दिक्कत होता है सर, तो पेरीमीटर में दिक्कत ये देखने को मिलती है भाई कि जब बच्चों को करना होता है पेरीमीटर तो वो क्या करते हैं, सेक्टर का तो आर्क लेंथ निकालते हैं, सेक्टर का वो आर्क लेंथ निकालते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें पेरीमीटर जब बोला है तो रेडियस को भी ऐड करना है, दो दो बार होगी क्या, दो दो बार, ये बात वो भूल जाते हैं। समझ में आगे बात है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे यदि हम इसके लिए लिखें, यदि हम इसकी बातें करें, थोड़ा सा अरेंज कर लें ना। अच्छा ये सारे गायब हो रहा है, ओके ठीक है रहने दो, थोड़ा सा और साइज एडजस्ट कर लेते हैं, इतना कम हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर की, किसकी, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पहले लिखो तुम्हें चाहिए क्या ये तो समझो। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन की बात हो रही तो समझो कि ये कैसे आएगा। तो सर 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हम कर लें, क्या कर दें 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्योंकि एक सेक्टर का जितना है उतना ही क्या होगा दूसरे सेक्टर का भी आएगा। क्लियर हो गई बातें। तो हम यहां से लिखते हैं सर 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वही लेते हैं जो पहले भी लिए थे, ऑफ सेक्टर बीओडी। अब बात करें तो हमें क्या चाहिए, अब एक्चुअल में पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बीओडी चाहिए। क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बीओडी चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता क्या बेटा, आर्क लेंथ की बात नहीं हो रही, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बीओडी क्या होता है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा आर्क लेंथ का सम, ये आर्क लेंथ जो है प्लस ये रेडियस प्लस ये रेडियस, दिखाई दे रहा। तो यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या बेटा बी से डी, क्या है बी डी प्लस ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो कितना रेडियस हो गया 2 इंटू आर, इसी को डी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्लस डी। तो भैया आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर आ गया। कोई आपत्ति किसी को नहीं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। थीटा की वैल्यू 30, 360, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, आर की वैल्यू यही तो है। अब देखो यहाँ से 7 से 7 गायब हो गया, बच क्या गया 0 से 0 गायब, 3 12 जा 36, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, 2 3 जा 6, यहाँ कुल मिला के बचा क्या 11/3, 11/3 प्लस 14, ये तुम्हारा रिजल्ट आया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें भाई, अब इसको हम कैलकुलेट कर लें ऊपर आकर के, तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये तुम्हारा क्या पेरीमीटर, क्या है किसका पेरीमीटर भाई ऑफ बीओडी सेक्टर, क्या बीओडी सेक्टर। तो इसको कैलकुलेट करें 11/3 प्लस 14, तो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एलसीएम लेंगे हम, 14 3 कितना हो जाएगा भाई 42 अपॉन में 3, 14 3 42। अब यदि हम बात करें यहाँ पे तो इसको हम ऐड करना, तो ये कितना आएगा 53/3,
सेंटीमीटर में आएगा। ये आया कौन सा, अभी एक सेक्टर का पेरीमीटर है, क्या आया, एक सेक्टर का। हमें शेडेड रीजन का निकालना है तो क्या करना है, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बीओडी करना है। यहीं पे मैं लिख दूं क्या, ऐसे इक्वल करके 2 इंटू पेरीमीटर कितना आया, ये वाली वैल्यू का पेरीमीटर कितना आया, तो आपको दिख रहा है कितना आया, 53/3, क्या है 53/3, यहां से क्या आ गया 106/3 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई आपत्ति इसमें, तो मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होगी और चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दो चीजें निकालनी थी, ये क्वेश्चन एक्चुअली 3 नंबर में था आपका। आगे चलें, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा sec थीटा cosec थीटा प्लस 1। इसमें बहुत बच्चे डरते हैं भाई साहब। देखो यदि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करने तो दो चीजें आपके दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए, एक तो तुम्हें सारे के सारे आइडेंटिटी याद होने चाहिए, दूसरा जिस फॉर्मेट में रिजल्ट पूछ रहा है कोशिश आपको हमेशा यही करना है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए कि उस फॉर्मेट में ले जाए। सेक और कॉसेक, भाई ये साइन और कॉसेक के, साइन और कॉस के उल्टा रूप है। क्या है, साइन और कॉस के उल्टा रूप है। तो आसानी से आप टेन कॉट को क्या करें, साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, क्या करें, साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी का समझ ठीक ठाक होनी चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, इसमें भी मेरे ख्याल से इस्तेमाल हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ। ओके, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मैंने बोला कि पहली बात तो हम क्या करते हैं भाई, एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एलएचएस से क्या करना है, आरएचएस को शो करना है। तो हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब यदि यहाँ से बात करें तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा को लिखते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद है आप लोगों को। और cot थीटा को क्या लिखते हैं हम, cos थीटा अपॉन sin थीटा। जैसा कि मैंने बोला कि आपको कोशिश करना है उस फॉर्म तक पहुंचने का, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इनको कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन की जगह पे, ये तो भाई हमने फॉर्मूला की बातें की हैं, 1 अपॉन अपॉन में 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर हो गई बातें, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें तो कोई पाप होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत इजी चीज हमने करा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसी में अरेंजमेंट करते हैं, रिव्यू डाल के यहीं पे एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब देखो भाई, आपको पता है कि यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं नीचे वाले पार्ट्स को, तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं एलसीएम। तो करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो है ही, यहाँ पे एलसीएम जाएगा तो साइन इधर चला जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ गया। क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं। प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को, पाप वाप इसमें मेरे ख्याल से नहीं होंगे। अब यहां तक यदि क्लियर है आपको, तो अब हम आगे स्टेप ले चलते हैं। आपको ये बात तो पता है कि ऊपर के फ्रैक्शन का नीचे वाला क्या होता है, नीचे चला जाता है, और नीचे के फ्रैक्शन का नीचे वाला क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो इस पैरामीटर को यदि हम अपनाते हैं तो यहाँ पे क्या भैया, नीचे साइन थीटा है तो ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा नीचे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ, यही तो है, इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे फिर कॉस थीटा ऊपर जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू एक्चुअल में। अब सर क्या किया जाए,
अब सर क्या किया जाए? एक काम कर सकते हैं आप भाई, यदि आपको दिखाई दे रहा हो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है। फर्क क्या है बेटा कि यहाँ पे कॉस नेगेटिव तो पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है। यदि मैं चाहूं कि साइन को पॉजिटिव बना दूं यहाँ पे भी और कॉस को निगेटिव बना दूं, ठीक है, तो ये सेम हो जाएंगे। तो इसका तरीका क्या है, यहां से हम माइनस कॉमन निकाल लें, इस पूरे में से क्या करें, माइनस बाहर निकाल दें। तो जैसे हम माइनस बाहर निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से माइनस बाहर निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा तो एज इट इज है, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि जैसे ही माइनस आप बाहर निकालते हैं तो जो निगेटिव होता है पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो जाता है। आगे की बात करें भाई, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों टर्म क्या है, दोनों में सेम है, तो इनको हम बाहर ले लें, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई आपत्ति नहीं सर। अब यहाँ पे देखें तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो आ रहा, बोलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा और एलसीएम वगैरह लो, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो बाहर है, बच के गया अंदर बेटा, साइन थीटा इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर हो रही बात है? अब कहेंगे सर ये तो कुछ अलग फॉर्मेट आ गया, अब इसका तो कुछ फॉर्मूला भी नहीं है साइन क्यूब थीटा। तो अभी जैसे ही मैंने बोल रहा था कुछ देर पहले आपसे कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एल्जेब्रिक फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो आप लोग थोड़ी सी बातों को गहराई में नहीं लिए, इसीलिए तो मैं बता रहा था, समझ बात है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, दिखाई दे रहा, जरा ध्यान दो इस पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप बन रहा। तो यहाँ पे यदि हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला की बात करें तो आपको याद होगा क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद है कि नहीं है? इस फॉर्मूले से हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इस फॉर्मूले से यदि ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही यहाँ पे। अब यदि हम इसको रखें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को इस फॉर्मूले से ब्रेक करें तो होता क्या बेटा, इसकी जगह पे ए की जगह पे क्या है, साइन है, और बी की जगह पे कॉस है, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे इतना लिखोगे आपको पूरा रिजल्ट दिखने लगेगा, जैसे इतना लिखोगे आपको पूरा रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला नीचे टर्म है, ये वाला ऊपर है, ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत? अब आगे बच गया, आपको यहाँ पे एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, ये यदि आप पढ़े होंगे ठीक से ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने दो ही आइडेंटिटी की बात किया, एक बोला मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और दूसरा एल्जेब्रिक। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक का हमने काम कर लिया। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर 1 के इक्वल होता है, क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो भाई इस्तेमाल करो इसका, तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, अपॉन में क्या भाई, साइन थीटा कॉस थीटा। सर एक काम करें, इनको हम इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, आराम से। तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से ये गायब हुआ, क्या आ गया, 1 साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे कॉसेक थीटा सर, और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, अरे कॉसेक कॉस का तो क्या होता है, सेक थीटा होता है। आ गया आपका आंसर, बस थोड़ा सा आगे पीछे है, पहले सेक यहाँ पे लिखा है, बाद में इन्होंने
कॉसेक लिखा है। क्लियर होगी बात है, कोई आपत्ति, समझ में आ गया? आगे चलें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी, मिल गया, फाइंड द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 16 and seventh term exceed the fifth term by 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म ऑफ द एपी। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन, आसानी से कर लेंगे, इतना टफ है भी नहीं, कुछ है ही नहीं, असल बात तो ये है। तो यहाँ पे यदि देखें भाई, तो फाइंड द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 16। देखो भाई, इसमें कह रहे हैं कि एपी को आप पता करो, जिसमें कुछ कुछ डेटा दिए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने दे रखा क्या, A3, क्या दे रखे हैं भाई, 16। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि जब भी आपको 17 टर्म बोले तो A17 करके लिखो आप, ठीक है, ऐसे मत लिखो थर्ड टर्म, ठीक है। A3 लिखने में फिल है आपका, ठीक है, और A3 जैसे लिखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि A3 को हम ये भी लिख सकते हैं A+2D = 16, ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं ना भाई, AN के फॉर्मूले से। सिमिलरली कह रहा है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब देखो भाई, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या होती है उनकी, इंग्लिश की। एक्सीड टर्म का मतलब क्या हुआ, कह रहा सेवेंथ टर्म, तो पहले ये समझो ना किसकी बात कर रहा है, सेवेंथ टर्म, ये सेवेंथ, क्या कर रहा है भाई, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या होना बेटा, बढ़ जाना, क्या होना, बढ़ जाना, ठीक है। किससे बेटा, एक्सीड द फिफ्थ टर्म, किससे बेटा, फिफ्थ टर्म से, कितना बेटा, 12। ये 7 जो है बेटा फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है बेटा, 12, यानी कि A7 किसके इक्वल है, A फिफ्थ प्लस 12। मैं कहूं कि मेरी इनकम आपसे 20 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके रिस्पेक्ट में मेरी इनकम कितनी है, आपकी इनकम प्लस 20 रुपया। वैसे ही A7 क्या बेटा, A5 से 12 ज्यादा है, इसका मतलब A5 प्लस 12 के इक्वल है। आगे चले आप, तो इसको हम लिखे तो क्या लिखेंगे भाई, A+6D = A+4D। याद आ रहा है आपको, जितना टर्म होता है उससे एक करके डी का मल्टीप्लाई करते हैं, +12। यहां यदि हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको यहीं पे दिखाई दे देगा कि डी की वैल्यू तो सर यहीं पे आ जाएगी, डी की वैल्यू यहीं पे आ जाएगी। तो यहां से हम इसको करें इधर तो क्या होगा, गायब। 6D - 4D कितना आ जाएगा, 2D = 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपको इक्वेशन ही लिखना होता है। अब इसकी बात करें, इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो A+2 × 6 = 16। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 16 - 12 कितना आ गया भैया, 4। आपका सारी वैल्यू आ गई आपकी। अभी तो हमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले तो एपी पता करना हमें, पहले क्या पता करना है, एपी दिख रहा है, फाइंड द एपी। अब हमारे पास क्या है भाई, ए है और डी है, ए और डी है, तो सारे एपी के टर्म निकाले जा सकते हैं। आपको पता है ना, पहला टर्म क्या होता है, ए होता है, दूसरा क्या होता है, A+D होता है, तीसरा क्या होता है, A+2D होता है, चौथा क्या होता है, A+3D होता है, डैश डैश चलता जाएगा। क्लियर होगी बात है, तो निकाल लेते हैं भाई। ए के जगह पे क्या आ गया, 4, दूसरा क्या हो जाएगा, 4+D की वैल्यू 6, तीसरा क्या हो जाएगा, 4+2 × 6, तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, A+4+3 × 6। यहां से सॉल्व कर लेंगे, 4, 10, 16, ठीक है, और 22 डैश 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 ऐसे जाता रहेगा। क्लियर होगी बात है, ये हो गया हमारा एपी। क्या हो गया, एपी, जो क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब दूसरा पार्ट, यहां तक आप कर लेंगे तो आपको 2 नंबर तक मिल जाएगा। क्या होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आधे तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और एक नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, एक नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगला पार्ट क्या है भाई, तो सम निकालना। तो आपको पता होगा सम ऑफ n टर्म क्या होता है भाई, तो n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, इफ यू रिमेम्बर। याद आ रहा है आपको? इसके अलावा और भी इसके फॉर्मेट होते हैं, वो अलग अलग कंडीशन में लगाया जाता है। n/2 × a + l, इसी को लिखते हैं क्या, n/2 × a + an। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे यदि हम लगाएं इसको, तो हमें कितने का चाहिए बेटा, n = क्या है, 29 टर्म का सम। कितना कह रहा है ये, 29 टर्म का सम, 29 टर्म का सम दिखाई दे रहा, लो ये। तो 29 का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 29, तो यस 29 = क्या हो जाएगा, 29/2, 2 × a की वैल्यू क्या है बेटा,
ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस एन की वैल्यू 29 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, क्या आई है 6 आई है। अब इसको सॉल्व करें तो 29/2, देखो कैलकुलेशन से सबसे बेस्ट वे होता है कॉमन निकालना। क्या निकालना? कॉमन निकालना। यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 2 इंटू 4 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू 6, 28 इंटू 6 करना आपके लिए आज के डेट में बहुत टफ लगता होगा। ठीक, तो इससे बेहतर है कॉमन निकालो कुछ कुछ चीजें, आपको दिख भी रहेंगे। 2 का मल्टीपल तो हमेशा दिखाई देता है, तो 29/2 इंटू हम देखें यहाँ से तो 2 और 2 तो कॉमन निकल ही जाएगा, 2 कॉमन निकल ही जाएगा, सीधा दिख रहा है आपको। मैं आपके हिसाब से सोच रहा हूँ, नहीं तो फिर तो 8 कॉमन निकल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस 28 इंटू 3, क्लियर की बात है। यहाँ से 2 से 2 गायब हो गया, बच के गया 29 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर ही लो आप। 28 3 कितना हो जाएगा आप 30 90, 90 माइनस 6 84, 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 88 इंटू 29, क्लियर की बात है। अब इस मल्टीप्लाई को हम कैसे करें, तो इसको मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई को करने का एक आसान तरीका ये है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि 29 को 30 माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू 88 कर सकते हैं। ये आसान कर देगा आपके मल्टीप्लीकेशन को, ये आसान कर देगा। कैसे भाई 30 माइनस 1 का मतलब 29 ही तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम यदि बात करें तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, और यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 तो बढ़ ही जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई बस करना है आपको, वो भी क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 में कितना कम करना है आपको 6, कितना करना है 6, यही तो करना है। तो 27 में से माइनस कर दे 6 तो कितना आएगा 264, ये आ गया आपका। इसको आप माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। क्लियर हो रही है बातें? तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि कैसे करेंगे ताकि बेहतर हो जाए, आसानी से हो जाए ये सारी चीजें। आगे चलते हैं 27 मिनट्स 31 का और पार्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच nth टर्म इज गिवन बाय दिस, कैन 52 बी टर्म्स ऑफ दिस एपी। आपको दो चीजें करनी है भाई। पहली तो आपको क्या निकालना है, एन दे रखा है, सम ऑफ 20 टर्म निकालना है, ठीक है पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने दिया क्या है बेटा, तो इन्होंने दिया nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या बेटा an दिया है, क्या दिया है an दिया है। an क्या दिया है 5 प्लस 2n, यानी कि इस बार आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको फॉर्मूला नहीं सोचना कि an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इन्होंने खुद फॉर्मूला दे दिया है आपको, क्लियर होगी बात है, आपका काम और आसान कर दिया गया है। और एक चीज और पूछा गया है कि क्या किसी टर्म का, कौन सा टर्म, कोई टर्म 52 भी हो सकता है इस एपी में, तो हमें चेक करना है। ठीक है, पहले तो ये काम कर लेते हैं हम एक पार्ट, दूसरा पार्ट हम इधर कर लेंगे। ओके जी, चलिए तो an की बात कर लेते हैं। तो an तो दिया हुआ है, अब S20 पूछ रहा है। आपको यदि ये बात पता होगा कि यदि आपको S निकालना है, Sn निकालना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको रिक्वायर्ड क्या क्या है बेटा, n चाहिए, n हमें पता है 20 टर्म का निकालना है। a चाहिए, a पता है तुम्हें, नहीं पता है अभी। डी पता है तुम्हें, नहीं पता है। उसके लिए आपको an टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, an टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। इससे कैसे हेल्प मिलेगा सर, यही तो भाई टर्म नंबर बतलाएगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें टर्म मिलता जाएगा। यदि हम n की वैल्यू 1 डालते हैं, n इक्वल टू 1, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, an की जगह पे 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ऐसी हम बात करें n इक्वल टू 2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा, क्या आएगा 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 9। आपको दिखाई दे रहा है a1 आ गया, a2 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया, हमें a ही तो चाहिए था, और क्या चाहिए d, क्या चाहिए d। d कैसे निकलता है भाई, तो d कैसे निकलता है आपका, तो d इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। याद आ रहा है, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है कि an माइनस 1 लिखते हैं। इतना खोपड़ा नहीं लगाने का, ठीक है, n से बच्चे घबराते हैं, तो ऐसे याद करो कि अगले वाले से पिछले वाले को माइनस करते हैं, सिंपल सा बात, यही फंडा चलता है। तो यहाँ पे देखें a2 क्या है भाई 9, a1 क्या है 7, d की वैल्यू क्या आ गई
अब आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? आराम से। हमें क्या निकालना है? n इक्वल टू 20 का सम निकालना है, यानी s 20 निकालना है। n की जगह पे क्या पुट होगा? 20/2। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई भाई? ए की वैल्यू आई है आपकी 7। क्या आई है? 7। क्लियर कट। तो ए की वैल्यू आ गई 7 प्लस n-1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब इसको सॉल्व करें तो पहले तो यहाँ पर 20 को आपको बहुत उतावला मच रहा होगा, काट देते हैं इसे। ठीक है, तो इतना उतावले होने की जरूरत नहीं, काट ही लो आप। ठीक है, 7 2 जा 14 प्लस 19 इंटू, यहाँ यदि हम बात करें तो 10 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? इन दोनों के कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे बात करें 92 जो क्या होता है? 38 प्लस 14। 92 जा 38 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका 52। तो आंसर क्या आ गया? 520। क्या आ गया? 520। क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है? तो यहां से आ गया आपका सम। क्या आ गया? सम। अगला क्या कहानी है भाई? अगला आपको चेक करना है कि 52 इस एपी के टर्म में आएगा कि नहीं। 52 इस एपी के टर्म में आएगा कि नहीं आएगा। देखो बेटा, कोई भी टर्म किसी एपी का है कि नहीं, इस चीज को पता लगाने का सिंपल सा तरीका ये है कि जब आप an के फॉर्मूला में पुट करें, उसको an के जगह पे रखें। जैसे यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या है? 5 प्लस 2n। तो ये टर्म एपी में है कि नहीं है, तो हमने मान लो ए nth टर्म 52 है। क्या है? ए nth टर्म 52 है। ठीक है, तो खास बात ये कि जब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे? n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू जो आनी चाहिए कंप्लीट इंटीजर आनी चाहिए। कंप्लीट इंटीजर, इंटीजर भी छोड़ दो, नेचुरल नंबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नेचुरल नंबर। यदि वो नेचुरल नंबर नहीं आ रही, क्या नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, उस केस में बेटा जी वो उस एपी का टर्म नहीं हो सकता। सही बात है, क्योंकि टर्म नंबर बेटा, टर्म नंबर औने पौने में तो नहीं हो सकता। समझ में आई कि नहीं मेरी बात है? टर्म नंबर औने पौने में तो हो नहीं सकता है कि 1.5 नंबर का टर्म है, 2.5 नंबर का टर्म है। समझ बात है? नंबर ऑफ कैंडिडेट की यदि बात कर रहे हैं तो क्या होगा? कंप्लीट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ऐसा थोड़ी कि आधा कैंडिडेट है। समझ में आएगी नहीं बात? वैसे नंबर की बात, टर्म की बातें हो रही। तो यहाँ पे यदि हम चले तो an हम क्या मान लेते हैं? लेट 52 बी nth टर्म। क्या मैंने बोला था? nth टर्म हमने मान लिया। तो यहां से हम बात करें तो an इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा? 52। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। n यदि कंप्लीट आ गया नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर ही मान लो, ठीक है, वैसे नेचुरल नंबर लेके चलो, क्योंकि पॉजिटिव टर्म ही लेके चलते हैं, पॉजिटिव नंबर ऑफ ही टर्म होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो an की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 52 इक्वल टू 5 प्लस 2n। यहां यदि हम सॉल्व करते हैं बेटा तो 52 माइनस 5 होता है। अब ये कितना वैल्यू देगा भाई आपको? तो ये दे देगा आपको 67। क्या दे देगा? सॉरी 47। ये आ गया। और n की वैल्यू क्या आ रही है? 47/2, जो कि डिविजिबल नहीं है 2 से, यानी कि ये फ्रैक्शन में n की वैल्यू आ रही है। यदि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, देन the given term 52 is not term of AP। क्लियर? कोई आपत्ति इस बात में? आसान था, समझ में आ गई बात है? तो टर्म पता करने के लिए सिंपल सा n क्या आना चाहिए भाई? कंप्लीट आना चाहिए नेचुरल नंबर के फॉर्म में। आगे भाई, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या? बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड है क्या भाई? याद है आप लोगों को? पहले एक एक लाइन का क्या करना है? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना। फिर क्या करना भाई? वहां से सॉल्यूशन निकालना है जहां पे दोनों लाइन क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर बात है? अब इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। अब देखते हैं हमारा एग्जैक्ट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो आपको पता होगा ग्राफ्स बनाने से पहले हमें कुछ कोऑर्डिनेट चूज करने होते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ग्राफ
इसी डॉट से और इसी डायरेक्शन में इस तरीके से जाने आने वाला है। याद आ रहा है आप लोगों को? तो मास्टर ने पढ़ाया ही होगा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है भाई, एक एक्स एक्सिस मान लेना होता है और एक वाई एक्सिस। ये वाला है आपका एक्स एक्सिस जो अभी बना रहा हूं मैं, और उससे पहले वाला क्या था, वाई एक्सिस। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अपन नंबरिंग कर देंगे। ये होता है आपका ओरिजिन सिस्टम, पता होगा 0,0। ये पॉजिटिव एक्स लेते हैं इसको हम, इसको निगेटिव एक्स लेते हैं, इसलिए एक्स डैश इसको लिखते हैं, इसको पॉजिटिव वाई लिखते हैं, इसको निगेटिव वाई डैश लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे यदि बात करें तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये मान लिया 1, ये मान लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक गया। इधर देख लें यदि, तो इधर भी 9 तक ले जाना पड़ेगा क्या भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है भाई, ये कुछ हो गया। हम पॉजिटिव में ही लेके चल रहे हैं, निगेटिव आएगा तो निगेटिव को भी बना लेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, आपको बोला जाता है एक बक्से में एक्स को पुट करो, एक में वाई को। और ग्राफ का सबसे इजी वे है बेटा कि एक बार एक्स की वैल्यू 0 रख दो, एक बार वाई की वैल्यू 0 रख दो। जब हमने इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 रखा तो देखना भाई, जब एक्स इक्वल टू हमने क्या रखा 0, तो हम यदि बात करें तो क्या है 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहां से क्या आ गया, y की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, क्या आ गई 9 आ गई। यानी कि y की वैल्यू क्या मिली 9 मिली। दूसरे केस में क्या हो रहा है बेटा कि y इक्वल टू 0 रखा हमने, क्या रखा y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 रखा तो क्या है 2x इक्वल टू 2x प्लस 0 इक्वल टू 9, और 2x इक्वल टू 9 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 9/2। बहुत बढ़िया, ये सबसे आसान तरीका होता है। क्लियर हो गई बात है? ग्राफ को पता लगाना 1 2 3 4 पुट करके, उससे बेहतर ही होता है। आगे बात करें हम, इसको भी बनाना है भाई, तो इसके लिए भी क्या करना होगा आपको, ऐसे ही बॉक्स बनाओ, एक में एक्स को रखो, एक में वाई को। करो क्या भाई, एक बार इनको 0, एक बार इनको 0। जब हम एक्स को 0 रखेंगे तो एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, रख लेते हैं 0 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया -2y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन में -2 -1 आ गया। यानी y की वैल्यू क्या आ गई -1। y यदि 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। देख लो भाई, y इक्वल टू 0 रखा, x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। कोई आपत्ति नहीं। यहां तक हमने वैल्यू निकाल लिया। अब हमें इनको क्या करना है, नंबर पे रिप्रेजेंट करना। अच्छा, यहाँ पे यदि बात करें तो y की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, तो थोड़े से निगेटिव वाले भी नंबर ले ही लेते हैं। -1, -2, -3, -1, -2, -3, इतने में काम हो जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन करना है। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करना है, सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट को पहले फिक्स करो। 0,9, 0 जब x हो बेटा, x 0 हो तो कोऑर्डिनेट किस पे जाता है, y एक्सिस पे। किस पे जाता है, y एक्सिस पे। यानी ये वाला 0,9 है, 0,9 जो है ये किस कोऑर्डिनेट पे जाएगा, y एक्सिस पे, क्योंकि x यहाँ पे 0 है, x यहाँ पे 0 है। x 0 होता है तो किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का। तो यहाँ पे हम बात करें तो 0,9 कहाँ पे आ रहा है आपका, तो आपका यहाँ पे आ रहा, दिखाई दे रहा 0,9। हाँ, हमें तो दिख जाता है भाई पहले ही किसका क्या कोऑर्डिनेट बनने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन इतना फास्ट होता है। अब आगे देखें तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0,9/2, जब y 0 होता है तो किस पे आता है, x कोऑर्डिनेट, वो भी किस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे। 9/2 का मतलब क्या है 4.5, यानी कि 4 और 5 के बीच में। तो कहां पे आएगा भाई, कहीं यहाँ पे आएगा, क्या आएगा आपका, तो 9/4, 9/4, क्लियर होगी बात है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलें, तो आपको करना क्या, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ताकि पता रहे कि ये लाइन ऐसे ही होते हुए जा रही है। अब ऐसे ही होते हुए मतलब क्या, ऐसे जा रही है, थोड़ा सा इसमें, ओके ठीक है।
कुछ लाइन ये ऐसे जा रही है, दिख गया? बहुत। अगली बात करें, अगले को भी ऐसे प्लॉट करना पॉइंट को पहले। तो पहला क्या है, 0, -1, एक से 0 यानी किस पे जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पे, तो क्या आएगा ये 0, -1। सिमिलरली अगला पॉइंट क्या है भाई, 2, 0, तो यहाँ पे क्या है, y0 हो रहा है, इस y0 हो रहा है, तो ये अब किस पे जाएगा, x एक्सिस पे, तो 2, 0। ठीक है, फिर इनको भी क्या कर देना, ज्वाइन कर देना, अलग कलर से ज्वाइन करते हैं जैसे, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे लाइन जा रहा है। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं भाई, तो इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, वही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, वही इसका सॉल्यूशन होता है। अब इस सॉल्यूशन को निकाले कैसे, तो सॉल्यूशन निकालने का सीधा तरीका है कि एक्स एक्सिस से क्या करें, आप सीधी लाइन लेके जाएं, और वाई एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट को क्या करें, जोड़ दें। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या ले जाए, यहां से एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस पे ले जाए और एक को वाई एक्सिस पे। ठीक है, जहां पे वाई एक्सिस को एक कट कर रहा है वही कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है भाई, वाई का है, और जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही कोऑर्डिनेट पॉइंट किसका है, एक्स का है। और ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, इन दोनों लाइन के सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर हो गई बात है? तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यदि देखा जाए तो, ओके डेटा में गड़बड़ी हमने कर दिया क्या, 9/2 है, इसमें एक गड़बड़ी कर दिया हमने, क्योंकि हमने 3 और 4 के बीच में वैल्यू को रख दिया है। ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं, और सब ठीक है। ये लाइन जो होनी चाहिए थी कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, 4 और 5 के बीच में होनी चाहिए थी। ओके, अब देखो सॉल्यूशन बदल गया, एक गलती हो गई इसमें। गलती क्या होगी, बाई मिस्टेक बोला तो वही था, लेकिन ध्यान से चीजें थोड़ी सी निकल गई, तो इसमें थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं। देखो भाई, गलती क्या हो गई कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या था तुम्हारा, 9/2, 9/2 तो यहाँ पे आएगा ना यार, ये 4 और 5 के बीच में आएगा ना। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो सीधा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पे कर रहा है, अब तो सीधा दिख भी रहा। मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना भाई, पॉइंट को एक्स एक्सिस से जोड़ देना है और पॉइंट को वाई एक्सिस से। यदि यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे जाके कहाँ कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जाके कट कर रहा है 4 पे, किस पे कर रहा है, 4 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 1 पे। तो यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, 4,1, क्या आ गया, 4,1। तो 4,1 ही क्या है, इस पूरी लाइन का सॉल्यूशन है, पूरी लाइन का सॉल्यूशन है। क्लियर हुई बात है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब अगला इसका 32 का बी पार्ट, निधि रिसीव्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना रुपीज व्हेन इन्वेस्टेड एक्स एट 6% पर एनम एंड वाई एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर, हैड शी इन्वेस्टेड एक्स एट 3% एंड वाई एट 8% पर एनम फॉर दैट ईयर, शी वुड हैव रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हालत तो खराब हो जाती है भाई, जैसे ही देखते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट में के साथ साथ परसेंटेज जुड़ा हुआ है, परसेंटेज आ गया है, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वर्क टाइम, ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद तो भाई आप लोगों के हालात खराब हो जाते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो, चाहे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। तो देखो भाई, आराम से समझते हैं, 2 पार्ट में। देखो भाई, उसने क्या किया है, किसी अमाउंट को, किसी अमाउंट को, अमाउंट क्या फिक्स है, एक अमाउंट उसके पास क्या है भाई, निधि के पास एक अमाउंट एक्स है और दूसरा अमाउंट क्या है, वाई है, क्या है, वाई है। एक अमाउंट एक्स है, दूसरा अमाउंट वाई है। इसे इन्होंने क्या किया है, अलग अलग परसेंटेज पे इन्वेस्ट किया, पहली बार की बात कर रहे हैं, 2 बार एक गेम की किए हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं लोग। तो पहली बार जब इन्होंने इन्वेस्ट किया एक्स को तो 6% पे किया है, और वाई को इन्वेस्ट किया तो इन्होंने 5% पे किया। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
और टोटल मिला के इंटरेस्ट जो मिला 1200 रुपया मिला। तो पहली बार हम लोग क्या करते हैं, पहली बार कि पहले केस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी कितने के लिए हो रही है, 1 साल के लिए। कितने के लिए हो रही है, 1 साल के लिए। ठीक है, तो हम यदि बात करें तो हम देखें इन फर्स्ट केस, क्या इन फर्स्ट केस। ठीक है भाई, मनी इन्वेस्टेड एट 6% इक्वल टू कितना है बेटा, 100 रुपया दिया है। ठीक है, और मनी इन्वेस्टेड एट 5% वाई रुपया हुआ। कोई दिक्कत है भाई, सही बात है। यानी एक्स को जब इन्वेस्ट किया गया तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6% मिल रहा है, और वाई अमाउंट को जब इन्वेस्ट किया गया तो कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। क्लियर कट। अब बात करें सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इक्वल टू क्या आ गया, 1200 रुपया। क्या आ गया, 1200 रुपया। क्लियर हो गई बात है, क्या आपत्ति है यहाँ पे, दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा सॉरी जी, हाँ जी। तो अब हम यहाँ पे देखें सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इतना रुपीज। ओके, अब कहानी समझते हैं हम आगे की कि भाई इतना मनी इन्वेस्ट हुआ एक्स पे। अच्छा बात है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है बेटा, ये दोनों का मिला के मिला है ना, ये दोनों का मिला के मिला है। तो पहले हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एट 6%, ये निकालना है। तो एस आई इक्वल टू होता क्या, पहले एस आई इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला में लिखूं तो एस आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। इसके हिसाब से देखें बेटा तो एक्स वाले के लिए रेट क्या है बेटा, ये है, वाई वाले का रेट क्या है, ये है। प्रिंसिपल अमाउंट जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो इसमें एक्स किया गया और इसमें वाई। क्लियर हो गई बात है। अब यदि हम बात करें और टाइम कितना है बेटा, टाइम कितना है, तो टाइम आपको दिया हुआ बेकायदा क्या, 1 साल है। कितना है, 1 साल है। पूरी कहानी हो गई। अब चलते हैं एस आई एट 6%। ठीक है, तो 6% में बेटा प्रिंसिपल कितना है, एक्स है, इंटू रेट कितना है भाई 6% इंटू टाइम कितना है भाई 1 साल। क्लियर होगी बात है। अच्छा रेट के परसेंटेज को नहीं लेते हैं क्योंकि रेट के परसेंटेज को गायब करने के लिए हम क्या किए रहते हैं, 100 का डिवाइड कर चुके होते हैं। यहाँ पे हो गया 100 का डिवीजन। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट एट 6% ऑफ एक्स। कितना आ गया है, तो ये आ रहा है 6x/100। अब ज्यादा उतावले होकर कट पिट मत कर देना, ठीक है। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%, इसके लिए कितना इन्वेस्ट हुआ, y, रेट क्या है 5, टाइम कितना है 1 अपॉन में 100, कितना आ गया 5y अपॉन में 100। कोई आपत्ति है किसी को? बिल्कुल किसी भी तरीके से उतावलेपन नहीं दिखाना है कि नहीं सर डिवाइड कर लेते हैं, हमें तो बहुत डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी आपको कैलकुलेशन करना दिखाई दे तो लास्ट में करें, करना तो कहीं है ही, तो एक ही बार लास्ट में करें। अब यहाँ यदि हम बात करें भाई तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ये दोनों का मिला के ही तो है, दोनों का मिला के ही तो है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एस आई एट 6% प्लस एस आई एट 5% इक्वल टू क्या है बेटा 1200 है। कोई आपत्ति इस बात में? नहीं। एस आई एट 6% क्या है भाई आपका, तो 6x अपॉन में 100 प्लस 5x अपॉन में 100 इक्वल टू 1200। किसी को कोई आपत्ति है तो बतलाइए आप लोग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं। यहाँ पे y है भाई, x कैसे आ गया 5y। ओके, अब आप यहाँ से कहेंगे सर 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई अब इतना होशियार बन चुके हो तो कर दो ना। तो इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 0 0 तो था ही, 2 0 और बढ़ जाएगा। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, ये आ गया पहला इक्वेशन। और पहले केस से समझ में आई बातें? थोड़ी सी यदि आपने दिमाग लगाया होगा
तो ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। ये आ गया पहला इक्वेशन। जैसा मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन या टू वेरिएबल का क्वेश्चन होने वाला, और वही होने जा भी रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, तो अगले केस की बात करें, केस 2, केस सेकंड की बात। तो केस सेकंड में भी वैसे ही भाई इन्होंने क्या किया है कि सेम अमाउंट अभी भी है, एक्स अमाउंट 3% पे इन्वेस्ट किया और वाई अमाउंट 8% पे। सही बात है। तो अब चलते हैं आगे भाई। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है भाई, हमने क्या लिया, मनी इन्वेस्टेड एट किस पे, 3%। कितना है भाई, 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया है। और मनी इन्वेस्टेड एट 8% इक्वल टू क्या है, वाई रुपया। क्या है, वाई रुपया। क्लियर कट। अब यदि यहां से हम देखें और समझने की कोशिश करें, तो मनी इन्वेस्टेड एट 3% क्या है, 100 रुपया। मनी इन्वेस्टेड एट 8% इक्वल टू वाई रुपया। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला बेटा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड कहाँ है यार इस पे, ठीक है, रिसीव्ड इक्वल टू क्या है भाई, 1260 रुपया। ओके, क्लियर कट। और टाइम यहां पे भी कितना है भाई आपका, तो टाइम यहां पे भी कितना है, 1 ईयर ही है। देखो लिखा होगा फॉर दैट ईयर, ठीक है जी, उसी साल के लिए। अब यदि हम बात करें तो फिर वही कहानी यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव्ड है क्या है बेटा, इसका सिंपल इंटरेस्ट प्लस इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि हमें क्या निकालना होगा, एस आई एट 3% कितना आ जाएगा भाई, तो पी की जगह पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पी की जगह पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और रेट क्या है यहाँ पे, 3 है। टाइम 1 अपॉन में 100 कितना आ गया, 3x अपॉन में 100। ये आ गया पहली कहानी। सिमिलरली अब हम बात कर रहे हैं दूसरे कहानी की, एस आई एट 8%। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, इसके ये इस पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, वाई कितना हुआ है, वाई इंटू 8, टाइम कितना है 1 साल, अपॉन में 100। यहां से आगे 8y अपॉन में 100। किसी को आपत्ति है, नहीं है। फिर आपको होशियार नहीं बनना है कि कटिंग पिटिंग मचाने लगना है, आराम से इसको लिख लो। अब तुम्हारी बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, 1260। ये है क्या भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट एट 3% वाला प्लस सिंपल इंटरेस्ट एट 8% वाला। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, एस आई एट 3% प्लस एस आई एट 8% इक्वल टू क्या है, 1260। क्लियर होगी बात है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100 इक्वल टू 1260। यहाँ यदि सॉल्व करेंगे आप तो 0 0 आ जाएगा, इधर आके 100 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 8y। यहाँ से आपको दो इक्वेशन दिख रहा होगा, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन फर्स्ट केस में हमने निकाला था। किसमें निकाला था, फर्स्ट केस में। इन्हीं दोनों इक्वेशन का क्या करना है आपको, इस्तेमाल करना है। क्या करना है, इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा लेवल पे लिख देते हैं चीजों को, 3x प्लस 8y। ओके, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इनके हेल्प से पूरे को सॉल्व करना है। सॉल्व करना आसान है भाई, सॉल्व करना आसान है। तो यदि हम सॉल्व करें तो पहले को यहाँ पे लाए, क्या लिखेंगे, 6x प्लस 5y इक्वल टू 12,000, 1,20,000 यार, उससे भी ऊपर है, 12 लाख है, नहीं 1,20,000। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करना है तो करें क्या, ये 0 है भाई साहब। अब करें क्या, तो देखो भाई कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे क्वेश्चन मत लगाओ, बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम करो, आप सिंपली सा एलिमिनेशन लगाओ। एलिमिनेशन के लिए उसको देखो, जिससे यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 3x को मैं गायब करने की सोचूं, तो बस हमें क्या करना है, सेम करना है इसको। और सेम करने के लिए करना क्या बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना है। क्लियर होगी बात है। तो यहाँ यदि हम 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6x प्लस 16y इक्वल टू 126,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ से,
तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0 3 जीरो तो आ ही जाएगा, 6 दूनी 12, 5 और 2, 252,000। अब दूसरा इक्वेशन क्या था, 6x प्लस 5y 120000। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों का सेम साइन है, तो हमने बताया होगा कि जब जिस कोएफिशिएंट को आप इक्वल कर चुके हैं और उन दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो क्या करना होता है, माइनस। माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, रेड से कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये गायब हो गया। 16y माइनस 5y कितना आ जाएगा बेटा, 11y इक्वल टू, यहां से यदि हम सॉल्व करें तो 000 तो सीधा आ जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 5 माइनस 2 क्या होता है बेटा, 3 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, 132 जो होता है बेटा 11 से डिविजिबल होता है, आपको पता है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 12, 0 0 0, यानी कि आपको दिख रहा है कि y की जो अमाउंट इन्वेस्ट है बेटा वो कितनी है, 12,000 है। y कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 12,000। y यदि निकल गया तो अब आसानी से आप x निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए या फिर इसमें पुट कर लीजिए या फिर इसमें जो पहले वाला हमने बनाया था। क्लियर की बात है, आराम से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 5 60, 60,000 माइनस हो जाएगा, तो 60,000 माइनस हो गया तो फिर हो गया आपका 60,000, तो फिर 10,000 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10,000। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा सॉल्यूशन क्लियर कर समझ में आया होगा, और बहुत प्यार से मैंने समझाया है एक एक स्टेप करके, क्योंकि परसेंटेज में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इस बात को मैं समझते हुए ही समझाने की कोशिश किया हूँ कि आराम से आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है, इसमें कह रहा है द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर circumscribed by a triangle ABC. BC touches this circle at D such that BD equal to 6 cm, BC equal to 10 cm. Find the length of AE. ये सबसे आसान क्वेश्चन है। यदि आपको सर्कल का प्रॉपर्टी पता हो टेंजेंट वाली, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि आपको लगाने आता होगा तो, समझ में बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि आपको लगाने आता होगा और सर्कल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको सारी रणनीति आनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला से भी एरिया निकालने आना चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकालना आना चाहिए, तब जाकर के इसमें थोड़ा सा आप सोचेंगे बेहतर तरीके से। क्या क्वेश्चन है समझते हैं हम। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बीडी की वैल्यू दे रखा है और सीडी की वैल्यू दे रखा है, जो कि क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे दूसरी बात कि इन्होंने रेडियस भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, रेडियस। रेडियस इन्होंने दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे इन्होंने 4 सेंटीमीटर रेडियस दे दिए, ये तुम्हें दे दिए 10 सेंटीमीटर और ये तुम्हें दे दिए 6 सेंटीमीटर। अब आपको यदि हम बात करें आपसे, तो आपको निकालना क्या है बेटा, तो आपको निकालना ए ई का लेंथ। अच्छा, ये जितना होगा बेटा उतना ही ये होगा क्या, रीजन क्या है, अभी मैं बोला ना कि सर्कल की प्रॉपर्टी आनी, क्योंकि बेटा सेम पॉइंट से, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट बनाते हैं, क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, तो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहाँ पे भी तो सी कॉमन पॉइंट है बेटा, ये भी तो दोनों इक्वल होंगे, यानी ये 10 हो जाएगा। ये बीडी के लिए ये भी कॉमन पॉइंट होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है, क्योंकि कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट बनाते हैं तो फिर क्या होता है, उनका लेंथ सेम होता है। अब आगे चलें, इसका हमें लेंथ नहीं पता तो हम इसे एक्स तो मान ही सकते हैं, एक्स तो मान ही सकते हैं। ये सारी कहानी हम लिखते हैं पहले, डेटा लिख करके गिवन क्या क्या है। गिवन में है भाई रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और आगे दिया BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और DC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, AE का लेंथ। ओके, अब कैसे सोचना है इसकी बारी हम करते हैं शुरू। पहली कहानी तो यही कि सर्कल की जो प्रॉपर्टी आपको पता है उसका इस्तेमाल करें भरपूर। तो यहां यदि हम बात करें तो ये कह सकते हैं BD जो है सर वो इक्वल होगा किसके,
बी एफ के, ठीक है, बी एफ के, क्या बात है। आगे चले, डी सी जो है वो इक्वल होगा सी ई के, क्लियर की बात है। सिमिलरली ए ई जो है वो इक्वल होगा ए एफ के। रीजन क्या है बेटा, ऑल टेंजेंट्स आर, या फिर लिख लो टेंजेंट्स drawn from common external point, कौन कौन से बेटा, बी सी एंड ए रेस्पेक्टिवली लिखने से क्या हो गया, ऑर्डर आपका मेंटेन हो गया कि बी किसके लिए, इसके लिए है, सी किसके लिए, इसके लिए है, ए किसके लिए, इसके लिए। अब इसको हमने मान लिया भाई, मानना क्या, ये तो दिया है 6 सेंटीमीटर, ये भाई साहब दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर, इनको हमने मान लिया ये है x, लेट कर लिया हमने, क्या कर लिया, लेट कर लिया, a इक्वल टू एफ इक्वल टू एक्स, यही तो निकालने हैं हमें, इन्हीं को तो कैलकुलेट करना है हमें, क्लियर है। अब देखो भाई कैलकुलेट करना है तो अब करें क्या, कैलकुलेट करना है तो करेगा, रेडियस दिया हुआ है आपको, रेडियस दिया हुआ है, और क्या सोच सकते हैं आप इसमें, और क्या सोच सकते हैं आप, तो एक चीज इसमें सोच सकते हैं कि सर सारे डेटा के साथ साथ हमें ये भी तो डेटा दिखाई दे रहा कि यहाँ पे एक ट्रेंगल ऐसे बन रहा है, नीला वाला दिखाई दे रहा है कलर, नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ अलग लेते हैं, ठीक है, डार्क लाइन ले लेते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लेते हैं, एक ट्रेंगल सर ये है, सिमिलरली एक ट्रेंगल और बन रहा, वो ये वाला ट्रेंगल है सर, देखते रहा ना, दो साइड कॉमन हो रही है हर एक ट्रेंगल में। सिमिलरली एक ट्रेंगल और दिखाई दे रहा है सर, वो ट्रेंगल आपका ये वाला है, ठीक है, दिखाई देने लगा आपको, क्लियर कट, हाँ एकदम प्यारा। तो यदि मैं ये कहूं कि इस ट्रेंगल का बेस आपको पता है और जिसका हाइट पता है, एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली इसका तुम्हें पता है कि ये 10 है, ये 10 है और ये x है, तो 10 प्लस एक्स, इसका भी बेस पता चल गया, और हाइट इसमें ये अच्छी है, कोई दिक्कत। सिमिलरली इसका भी पता चल गया 6 प्लस एक्स है, हाइट इसका भी क्या है, ये क्या लिखना है, इसको लिखो 4 ही है, और ये भी 4 ही है, क्योंकि सेंटर से ये भी है, सेंटर से ये भी है, सेंटर से ये भी है, क्लियर होगी बात है। तो यदि हमें यहाँ पे 3 ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, और तीनों ट्रेंगल का यदि हम एरिया ऐड करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कंप्लीट ट्रेंगल का एरिया निकलेगा, कंप्लीट ट्रेंगल का एरिया निकलेगा, बोलो भाई कंप्लीट ट्रेंगल का एरिया निकलेगा, सही बात है। चाहे इन तीनों इंडिविजुअल को ऐड करके एरिया निकालें या ये पूरा बड़ा का एरिया निकालें, कुल मिला के एरिया तो सेम ही होगा ना दोनों केस में, यानी कि एरिया ऑफ ऑल 3 स्मॉल ट्रेंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर ट्रेंगल ए बी सी। ये बात क्लियर हो रही है। ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बेटा एक समय निकालना है, और एक्स क्या है, साइड ऑफ ट्रेंगल का ही पार्ट है, क्या है, साइड ऑफ ट्रेंगल का ही पार्ट है, क्लियर हो गई बात है। तो यहाँ पे यदि हम ये काम करें, मैं लिखूं सिंपल सा ये कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमारे पास डेटा तो बस इतना ही है, हमारे पास डेटा इतना ही है जो यहां तक लिखा गया है। अब हमें ये सारी वैल्यू निकाल के अलग से क्या करनी होगी, पुट करनी होगी, क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना है भाई, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना है और काम पे लग जाना है। किस काम पे लग जाना है, एरिया निकालने के।
तो पहला हम काम करते हैं यही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको निकालने के लिए भैया तुम्हें हाइट तो तुम्हारे पास है नहीं, हाइट तो तुम्हारे पास है नहीं, कि हाइट है आपके पास? हाइट नहीं है, हाइट नहीं है भाई। तो एक काम कर सकते हैं, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं क्या आप, क्या वो कर सकते हैं? चलिए ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो देखो भाई यहाँ पे, क्योंकि वो शॉर्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है, और वो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किससे अब निकलेगा भाई? तो हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा। किससे निकलेगा? हीरोन्स फॉर्मूले से। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यदि आपको याद हो तो। यस क्या हो जाता है बेटा? तो यस हो जाता है सर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है, तीनों साइड का सेमी पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा? यदि हम बात करें बीसी की, किसकी बात करें? बीसी की। तो सारे डेटा लिख लेते हैं पहले। तो यहां यदि बात करें तो बी सी तुम्हारा कितना दिया है? तो हो जाएगा 16। ए बी कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा। और ए सी कितना हो जाएगा आपका? तो 10 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर कट? बहुत बढ़िया। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो एस निकालें। क्या निकालें? एस। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स अपॉन में क्या आ गया? 22 प्लस, नहीं 22 कैसे, 32। 16 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 22 प्लस 10 प्लस 2x अपॉन में 2 कितना आ गया? 16 प्लस x। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। अब यहां से हम जब आगे चले, क्या करें? आगे चले, s की वैल्यू आ गई आपकी 16 प्लस x। अब यदि हम आगे चले तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है भाई कि s की वैल्यू 16 प्लस x आ गई। हमें और क्या निकालना है? s माइनस ए। s माइनस ए भी पहले ही निकाल लो भाई, या फिर अंदर ही निकाल लें? पहले ही निकाल लो, s माइनस ए निकालें। तो 16 प्लस एक्स माइनस ए के जगह पे किसी को भी ले लो, 16 को ही ले लो। कितना आ गया? ये एक्स आ गया। दूसरा एस माइनस बी, एस माइनस बी की बात करें तो 16 प्लस एक्स माइनस ए बी को ले लो इसकी जगह पे, तो 6 प्लस एक्स। यहां से आप सॉल्व करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से एक्स गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। सिमिलरली एस माइनस सी क्या आ जाएगा? 16 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये सारे डेटा आपके आ गए, ये सारे डेटा आपके आ गए। अब आपको क्या निकालना? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करें भैया? आप सीधा वैल्यू पुट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू है सर 16 प्लस एक्स इंटू क्या है अगला? एस माइनस ए एक्स है, एस माइनस बी क्या है? 10 है, और एस माइनस सी 6 है। क्लियर कट? कोई आपत्ति नहीं। यहां तक आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये क्या हो गया? 16 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 60। इसको यहीं पर रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, पहला तो ले चुके हैं, दूसरा इक्वेशन। सिमिलरली आपको और क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने। एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम बात करें, लास्ट में एक शॉर्टकट इसका है, उसकी हम बात करेंगे। पता नहीं अब आपके स्कूल वाले, बोर्ड वाले इसको मान्य करेंगे या नहीं करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, क्या चाहिए? ए ओ डी बी, सॉरी ए ओ बी। ए ओ बी की बात करते हैं। ए ओ बी कौन सा है? यही वाला तो है, दिखाई दे रहा? ए ओ बी यही वाला तो है। इसकी यदि हम बात करें तो इसका बेस क्या है बेटा? ये है, इसका बेस यही है जिसपे व्हाइट व्हाइट चल रहा है, जिसपे रेड वाला चल रहा है। क्या है? 6 प्लस एक्स। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, यानी 6 प्लस एक्स इंटू हाइट कितना है भाई? 4। कितना है? 4। इसको सॉल्व करो थोड़ा, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 6 प्लस एक्स इंटू 2। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रेंगल AOC ऑर्डर में ले लेते हैं। AOC क्या आ गया, हाफ ऑफ AOC को देखो, AOC ठीक है भाई। AOC में क्या आ रहा है भाई, बेस 10 प्लस एक्स इंटू हाइट कितना है 4 10 प्लस एक्स इंटू 2। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC कितना है, हाफ ऑफ 10 प्लस 16 इंटू 4, 2 2 जा 4, ये आ गया 32। ये आ गए सारी की सारी वैल्यू, ये आ गए सारे के सारे वैल्यू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 12x प्लस 2x, ये आ जाएगा 20 प्लस 2x। अब हमें करना क्या है, सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। इसको इक्वेशन मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 5। थोड़ा सा छोटा और करते हैं इन्हें। ओके, दिखाई दे रहा, हाँ ठीक दिखाई दे रहा। ओके, आगे हम चले। अब यदि हम यहाँ पे काम करें तो आपको दिखाई दे रहा है यूज इक्वेशन, ये वैल्यू निकाले किसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए। तो यूज इक्वेशन 2 यूज इक्वेशन 2 3 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इस्तेमाल करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी भाई, तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करें। एरिया ऑफ ट्रेंगल लिख लेते हैं पहले इक्वेशन 1 को, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन कौन से ट्रेंगल है, तो AOB प्लस ट्रेंगल AOC प्लस ट्रेंगल BOC, यही तो है सारे के सारे तीनों ट्रेंगल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, 1 की 2 की, तो 2 की वैल्यू है रूट ऑफ 16 प्लस एक्स इंटू 60 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB कितना है, तो आप कहेंगे सर 12x प्लस 2, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOC कितना है 20 प्लस 2x, यहाँ पे 2x होगा, उसके बाद क्या है प्लस 32। अब इन सारी वैल्यू को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 12 होगा यार, 12x कैसे होगा, यहीं पे मिस कर गई चीजें। 12 प्लस 2x, ठीक है, ये आपको 10 दिखाई दे रहा, ये x है। ओके, अब यहाँ बात करें तो 12, तो यहाँ बात करें 12 प्लस 20 कितना होता है 32, 32 प्लस 32 64, प्लस यहाँ क्या आ गया 2x प्लस 2x 4x, कितना आ गया 4x। यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे आ चुका है अब आपका 16 प्लस x इंटू 60। क्लियर हो रही बात है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब क्या करें सर, ये तो कैलकुलेशन काफी टिपिकल हो गया, टिपिकल नहीं हुआ, थोड़ी सी चीजों को आप देखो। इसमें से आपको 60 को देखो, आप 60 को क्या लिख सकते हो, 15 4 जा 60 होता है, इसको क्या लिख सकते हो 16 प्लस एक्स इंटू 15 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 प्लस 4x। तो यहाँ से आपका 2 कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा 32 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 2 रूट से बाहर जाएगा, क्या गया 16 प्लस x इंटू 15। क्लियर। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हुआ गायब हो गया। अब क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई 4-5 नंबर ऐसे ही थोड़ी मिलेंगे यार, 4 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन डी या 5 नंबर का होता है 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या आ जाएगा 16 प्लस एक्स इंटू 15, ये तो गायब हो गया, स्क्वायर रूट गायब हो गया। अब इधर स्क्वायर हो जाएगा तो 32 का स्क्वायर 32 प्लस 2x का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यदि सॉल्व करें तो 15x इंटू 16 करेंगे तो 15 16 यहाँ पे 160 16 5 80 200
40x प्लस 15x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं, 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1024 आता है 1024, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे अब आगे सॉल्व करें तो 32 2 जा 64 2 जा 128x के इक्वल आ गया। अब यहाँ से देखो भाई, अब अरेंज करने की जरूरत है आपको, तो सारे को एक साइड लेके आते हैं, तो 15x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा 11x स्क्वायर, 240x माइनस 128x, तो 128x करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा प्लस 112x माइनस 1024 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखना होगा भाई कि इसका अरेंजमेंट क्या बनता है, इसका अरेंजमेंट क्या बनता है। तो इसको हम देखें तो आपको पता है a इंटू सी लेना होता है, 11 इंटू माइनस 1024, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, इसको पहले से ब्रेक करना शुरू करेंगे। तो 11 इंटू माइनस को तो बाहर निकालो, उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, 1024 को हम यदि ब्रेक करते हैं 1024 को तो क्या लिखते हैं भाई 32 इंटू 32, पहली बात तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, 32 इंटू 32 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इन्हें, और इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे हम 16 इंटू 2 इंटू 32, ठीक है। अभी बड़ा नंबर में है, थोड़ा सा और छोटे करने की कोशिश करते हैं हम इन्हें, क्योंकि 11 16 तो 11 कहाँ पे 102, 11 66 और हमें चाहिए 112, अभी बड़ा नंबर बन रहा, ठीक है। थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं इसे, तो माइनस 11 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 32। अब अरेंजमेंट कुछ देखते हैं क्या बन रहा, तो 11 8 जा 88, इससे बनाने 32 4 जा या 32 8 जा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 11 4 जा 44, 8 जा 30 90, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके अरेंजमेंट में देखें आगे हम तो कहीं गड़बड़ी हुई नहीं है मेरे ख्याल से, 1024 128x 32 2 जा 64 64 2 जा 128x, ओके, 16 इंटू 50 16 पे 15 225, ठीक है, 15 का 15x बहुत बढ़िया, ओके। और क्या लिखें इसे, थोड़ा सा छोटा करता है, स्पेस बड़ा करता है, आ जाओ भाई, ओके। तो यहाँ पे देखें तो माइनस 11 इंटू 2 इंटू पूरा या ब्रेक कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 32 को ब्रेक करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ बनाना शुरू करते हैं अरेंजमेंट, 11 2 जा 22 22 जो जा 44 44 2 जा 88 88 2 जा कितना हो गया भाई 88 2 जा, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 6 गया 176 माइनस 64 आ तो गया मेरे ख्याल से, ये अगर 6 माइनस 4 2 और 70 माइनस 6 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसीलिए हमेशा आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो फिर बेहतर होता है उसमें देखना चीजों को। तो हमें अरेंजमेंट ऑर्डर क्या मिला बेटा, हमें मिला माइनस 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को माइनस कर दो 32 इंटू 2 से, तो ये जो वैल्यू आ रही क्या आ रही है माइनस 176, यहाँ पे क्या आ गए भाई, इसको माइनस के साथ ले लो, इसको प्लस के साथ ले लो, क्योंकि माइनस तो कर नहीं सकते। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे हमें ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जब प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है तो बेटा एक टर्म निगेटिव होगा जो फैक्टर होगा और दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, तभी निगेटिव आएगा प्रोडक्ट करके। तो एक को निगेटिव लेना था, एक को पॉजिटिव। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 64 हमारा
क्या -128 आ जा रहा है, कहाँ है भाई, अरे -112 प्लस में चाहिए था, प्लस में चाहिए तो भैया बड़े वाले को क्या करो, पॉजिटिव रखो, बड़े वाले को क्या रखो, पॉजिटिव रखो, और छोटे वाले को निगेटिव रखो, आप छोटे वाले को निगेटिव रखो। जब आपको पॉजिटिव में बी चाहिए होता है तो फिर तरीका यही है कि बड़े वाले को पॉजिटिव रखें और छोटे वाले को निगेटिव, ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, वो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 11x², 112 को क्या लिखेंगे बेटा, यही लिखेंगे 176 - 64 इंटू एक्स इक्वल -64 इंटू एक्स माइनस 1024 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सॉल्व करें तो 11x² प्लस 176 एक्स माइनस 64x माइनस 1024 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 11x कॉमन आ जाएगा, 11x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 प्लस कुछ नहीं। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई 64 कॉमन आएगा, 64 कॉमन आएगा, ठीक है 64 कॉमन आ गया माइनस का, तो क्या बचेगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 11x प्लस 16 बाहर आ गया, बच गया क्या अंदर 11x माइनस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से इसको एक बार 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गया -16, और यहाँ से 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 64/11। ये आपकी वैल्यू आई x की, ये वैल्यू आई आपकी x की, जो कि काफी अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू है, आप गेस कर नहीं सकते हैं। क्लियर हो गई बात है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 64/11 आ रही है, किसमें भाई सेंटीमीटर में, किसमें आ रही है सेंटीमीटर में। डेटा काफी गंदा था इनका, जिसके हिसाब से आंसर भी बहुत गंदा आया। ओके, तो इस तरीके से हम ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में 22 से 23 मिनट लग गए हमें। चलिए ठीक है, समझ में आ गई बातें आप लोगों को। तो आज के लिए सेशन यहीं पे रखते हैं, ओवर करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा ये कुछ इस प्रकार से सर्कल के शुरू होंगे, और कितने क्वेश्चन रह जाते हैं, तो और आपके रह गए 950 पे आ गए, 9 7 8 क्वेश्चन और रह गए। इसके बाद ये पूरा सेट खत्म हो जाएगा चौथे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।